आज हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन शुरू करेंगे और इसमें हम लोग डेली जो दृष्टि की करंट अफेयर्स आती है उसका यहाँ पर रोजाना एनालिसिस किया करेंगे ताकि वो पढ़ भी सकें और एक बार उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो ये सीरीज डेली आएगी, ठीक है। तो हम इसमें एक दिन पहले का कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज 4 जुलाई है, ठीक है। तो हम आज 3 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला डिवाइड आता है फुकुशिमा जल मुद्दा। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पड़ोसी देश हो गए क्योंकि मैपिंग आजकल बहुत ज़्यादा आती है, भूकंप सुनामी और ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड आ जाती है और मेंस के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्यों चर्चा में है ये। तो फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में समुद्र में 1 मिलियन टन से अधिक जल छोड़ने की जापान की योजना ने पड़ोसी देशों के लिए चिंता उत्पन्न कर दी है, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया के लिए। हालांकि इसके बारे में दावा किया जाता है कि यह जल उपचारित है लेकिन संभावित रूप से रेडियोधर्मी है। हुआ क्या था ना कि जापान में एक मतलब कि कुछ त्रासदी आई थी और उसके कारण जो मतलब कि एटम जो परमाणु वाला पानी था तो वो इन्होंने क्या है स्टोर कर लिया था। तो अब उस पानी को ये छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पानी अगर छोड़ेंगे तो इसके जो आसपास के देश हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जापान की अगर लोकेशन देखें, ठीक है। तो जापान की 4 द्वीप होते हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और किशु, ठीक है, जिनमें होन्शु सबसे बड़ा होता है और होकाइडो सबसे पहले आता है, ठीक है। अगर जापान के बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर सी ऑफ जापान या ईस्ट सी होता है, इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। और इसके अगर मतलब अभी इसके कोई क्या बोलते हैं ऐसे तो बॉर्डर्स है नहीं, लेकिन इसका जो अगर मतलब वाटर बॉडी से अगर इसके बॉर्डर देखे जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया और चाइना ये इसके हो जाएंगे, ठीक है। और इधर नीचे में फिलीपींस वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि ये मुद्दा क्या था। तो हुआ क्या था कि 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पर है तो जापान में है, को वर्ष 2011 में एक बड़े भूकंप और सुनामी का आपदा के बाद बंद करना पड़ा था और बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री फैल गई थी, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोलते हैं इसमें लगभग 18,000 लोगों की डेथ भी हो गई थी, कोई काम का नहीं है, ठीक है। जापान परमाणु ईंधन के लिए क्षतिग्रस्त रिएक्टरों, इमारतों से रिसने वाले बारिश। अब ये देखो ये इन्होंने मैंने बताया था आपको कि इन्होंने ऐसे कैसे पानी वो जो पानी था उसको स्टोर कर लिया था, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है कि जल को उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली ALPS का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है जो रेडियोधर्मिक। अब रेडियोधर्मिक को जैसे कि ट्रिटियम हो गया, जिसे पृथक करना काफ़ी कठिन होता है। एक हाइड्रोजन आइसोटोप को छोड़कर अधिकांश को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन एक हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक हो गया ट्यूटेरियम, ठीक है। तो जो ये 1H3 है, ठीक है, इसको मतलब कि बहुत हार्डली ये क्या बोलते हैं इसको फिल्टर करना हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि जापान का कहना है उसके पास जल संग्रहण के लिए कोई जगह नहीं है और वो इसे समुद्र में छोड़ देता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जापान को जल छोड़ने में सहायता कर रही है। अब क्या है ट्रीटी और रेडियोधर्मी है और इसकी समय सीमा लगभग 12.5 साल है। तो 2011 से आप लोग देख सकते हो कि अब कितने साल हो चुके हैं, 12 साल तो लगभग गुजर चुके हैं। चिंताएं क्या है, दक्षिण कोरिया को डर है कि जल छोड़े जाने से उसका जल और नमक और समुद्री भोजन प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया में नमक की बढ़ती मांग के कारण लगभग 27% मूल्य, मौसम, तो ये सारी चीज़ें हैं। चीन ने भी जापान की आलोचना की है, पारदर्शिता, समुद्री पर्यावरण तथा वैश्विक स्वास्थ्य पर भी चिंता व्यक्त की है। अब ये ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं आई है, तो एक तो ये चेरनोबिल की आपदा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में देखी गई थी, ठीक है। उसके बाद में सुरक्षा इसमें भी ये हुआ था। तो यही ध्यान रखना सिर्फ कि चेरनोबिल की जो आपदा थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये यूक्रेन में हुई थी, ठीक है। फिर एक हुई थी 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, ठीक है, ये 1970 में, और ये कहाँ पे हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेनिसुला में 3 माइल आइलैंड में, ठीक है। अब यही पूछ ले कि 3 माइल आइलैंड कहाँ पर है, तो USA में है, ठीक है। और USA में भी कहाँ पर, पेनिसिल्विया ने, ठीक है, कि वहाँ पर हुई थी। इसमें रिएक्टर के कोर में ठीक है, आगे आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं एक किस्तीम आपदा हुई थी, ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी, USA में हुई थी, ठीक है। USA बोल लो या आप रूस बोल लो, वहाँ पे जो मयाक प्रोडक्शन एसोसिएशन है उसमें हुई थी। इसमें एक परमाणु अपशिष्ट संग्रहण टैंक में विस्फोट के कारण परमाणु पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्री का, तो ये हो गए। अब आते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता क्या है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसको बोलते हैं, ठीक है, कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक प्रकार के विद्युत संयंत्र जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। परमाणु विखंडन में परमाणु विभाजित होकर छोटे छोटे परमाणु होते हैं जिससे ऊर्जा बनती है। परमाणु ऊर्जा की रिएक्टर के भीतर विखंडन होता है, रिएक्टर के केंद्र में यूरेनियम अधिक होता है।
रिएक्टर कोर के परमाणु विखंडन के दौरान गर्मी का उपयोग पानी को भाप बदलने के लिए किया जाता है। ये भाप टरबाइन के ब्लेड को परिवर्तित कर देता है। जैसे टरबाइन के ब्लेडर मुड़ते हैं वे जनरेटर को चालू करते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो परमाणु संयंत्र भाप को ठंडा करके विद्युत संयंत्र में एक अलग संरचना में जल को परिवर्तित कर देते हैं जिसे कूलिंग टावर कहा जाता है। ठीक है, तालाब, नदियों या समुद्र के जल का उपयोग करते हैं। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है, आप इसको आराम से देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से एक प्री का फैक्ट जो बनता है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये क्या है? तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में यूएन के तहत विश्व की शांति के लिए एटम्स फॉर पीस संगठन के रूप में की गई थी। इसकी संस्था इसे इसकी स्वयं की संस्थापक संधि IAEA कानून के द्वारा शासित किया जाता है। ये संयुक्त महासभा और संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये दोनों को रिपोर्ट करता है और मुख्यालय कहाँ पर इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये ध्यान रखना, वियना ऑस्ट्रिया में परमाणु को रोकने के लिए की गई थी। 1957 में क्या बोलते हैं की गई थी, तो ये इसके बारे में याद रखना। ठीक है, और वर्ष 2005 में इसके लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2005 में क्या बोलते हैं? IAEA को पुरस्कार भी मिल सका है। कौन सा? नोबेल शांति पुरस्कार भी। तो ध्यान रखना, अगर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो भारी जल का क्या कार्य हो जाएगा? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। मेंस का क्वेश्चन भी एक आ चुका है, ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना रखना चाहिए? परमाणु ऊर्जा से जुड़े तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और ये जो न्यूज़ थी वो इंडियन एक्सप्रेस की थी। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं, पंचायती विकास सूचकांक रिपोर्ट। तो हाल ही में जो केंद्रीय राज्य मंत्रालय की राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में पंचायत विकास सूचकांक पर आयोजित राष्ट्रीय सलाह में पंचायत विकास सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की है। तो पंचायत विकास सूचकांक क्या बोलते हैं? तो ये PDI, ठीक है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है कि जो SDG है उनको प्राप्त करने के लिए जो पंचायतों का प्रदर्शन कैसा रहा है। ये पंचायतों के विकास की स्थिति को साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रदान करता है, उनकी शक्ति व कमजोरियों को उजागर करता है। इसका उद्देश्य क्या है? PDI का उद्देश्य पंचायतों और हितधारकों के बीच उनके महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाकर SDG के स्थानीयकरण को बढ़ावा देना है, सतत विकास लक्ष्यों को अपने प्रदर्शन को करने के लिए शोध के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब इसमें रैंकिंग और वर्गीकरण कैसे हैं ये ध्यान रखना। पंचायत विकास सूचकांक जिला, ब्लॉक और गांव विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के कुल स्कोर के आधार पर रैंकिंग पंचायतों को इसमें 4 ग्रेड दी जाती है। एक तो D जिसमें 40% से कम हो गया, C जिसमें 40 से 60, B 60 से 75, A 75 से 90 और A+ 90% से ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब इसमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स पे है जिसमें गरीबी मुक्त, उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत व सुरक्षित गांव, सुशासन तथा महिला अनुकूल गांव, ऐसे इसमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स पे इस रिपोर्ट को दिया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं पंचायत विकास सूचकांक के अनुप्रयोग और लाभ। तो इसका उपयोग क्या बोलते हैं? पंचायती राज पुरस्कारों और विकास के लिए डेटा तथा SDG के लिए कौन सी हमें निगरानी मूल्यांकन के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से और चीज़ों को हमें इसमें करना चाहिए। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब इसमें रिपोर्ट में क्या क्या आया है? तो इसमें आया है कि पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 4 जिलों पुणे, सांगली, सतारा तथा सोलपुर में चलाया गया और इससे क्या बोलते हैं रिपोर्ट निकाली गई। महाराष्ट्र के 4 जिलों में 70% पंचायतें श्रेणी C में आती है, मतलब कि 40 से 60%, जबकि 27% श्रेणी B में है। ये रिपोर्ट साक्ष्य आधारित योजनाओं के निर्माण पर। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक पंचायती राज संस्थान क्या है? तो ये ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली है। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। ठीक है, मतलब लोकल लेवल पर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए ये याद रखना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ये किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। और अगर 74th पूछ ले तो वो किससे हो जाएगा? नगर पालिका से हो जाएगा, म्यूनिसिपल कमेटीज। क्वेश्चन आया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है, या राजनीतिक जवाबदेही, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या वित्तीय संग्रहण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C कि एक तो हमें विकास में जनभागीदारी करनी है और एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक जवाबदेही करना तो था ही नहीं इसका, मतलब इसमें प्राइमरी मोटो पूछा गया, और एक वित्तीय संग्रहण। तो वित्त तो राज्य भी संग्रहण कर ही रहा था, तो इसका जो प्राइमरी मोटो था कि एक तो विकास में जनों की भागीदारी हो जाए और एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। कैसे? पहले सिर्फ राज्य और केंद्र 2 ही थे, अब तीसरी लेवल भी आ चुकी है जिसको हम पंचायत बोल रहे हैं।
या स्थानीय स्वशासन बोल रहे हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना भी आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। और ये पीआईबी की कल की न्यूज़ थी, तो पीआईबी की सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब हम आते चलेंगे। चलिए भारत फिलीपींस संबंध की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे कि ब्रह्मोस, आसियान, बहुत सारी चीज़ों के। सबसे पहले तो हम लोग फिलीपींस की अगर लोकेशंस को देखें, बिकॉज मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर चाइना है, इधर हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये भारत का जो क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो है। ठीक है, तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट से इधर ईस्ट की साइड आएंगे तो हमें यहाँ पर फिलीपींस मिल जाएगा। अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस के ऊपर में फिलीपींस सी है। ठीक है, और इधर नीचे में फिलीपींस तो है ही सही। उसके बाद में यहाँ पर सुलू सी है, सेलेबस सी है, मोल्कोहा सीज है, साउथ चाइना सी है, और लुजोन स्ट्रेट किसके बीच में है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन स्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है फिलीपींस की क्या है, वो है मनीला। ठीक है, और जो मनीला कैपिटल है वो कौन से आइलैंड में, लुजोन, लुजोन जो आइलैंड है इसका, वहाँ पर किसकी कैपिटल है, तो फिलीपींस की कैपिटल हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा, अगर हम क्या बोलते हैं इसकी बात करें फिलीपींस की। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों था। तो जो भारत के विदेश मंत्री और फिलीपींस के समक्ष द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत और फिलीपींस समुद्री सुरक्षा पर विशेष बल देने के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब बैठक के प्रमुख बिंदु, ठीक है, तो इसमें क्या क्या नई चीजें शामिल हुई है। दोनों मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को पर काम करने की गहरी रुचि व्यक्त की, जिसमें रक्षा एजेंसियों के बीच नियमित या उन्नत अधिकारी के स्तर की बातचीत, मनीला में एक निवासी रक्षा अताशे कार्य खोलना, अभी ध्यान रखना, जो मनीला में एक निवासी रक्षा अताशे कार्य खोलना तथा फिलीपींस की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत द्वारा रियायती ऋण सुविधा पर विचार करना शामिल है। आगे चलते हैं तो और क्या क्या है। समुद्री सुरक्षा में क्या है, दोनों देशों के लक्ष्य समुद्री जागरूकता, क्षमताओं को बढ़ाने, समुद्री डोमेन जागरूकता, संयुक्त गश्त, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, साइबर सुरक्षा सहयोग की बात इसमें की गई है, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की इन्होंने बात करी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने है। अब अगर हम भारत फिलीपींस के संबंधों की अगर बात करें, ब्रॉड व्यू में इनको देखने की कोशिश करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडो पैसिफिक पे दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक संबंध की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को दोनों देशों में संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में 1992 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोगों ने शुरुआत करी थी, आसियान के साथ साझेदारी में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप फिलीपींस के साथ भी मजबूती आई। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये राजनीतिक सुरक्षा, व्यापार और उद्योग के आई थी। फिर आर्थिक संबंध 2022 में भारत 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फिलीपींस का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो ये ध्यान रखना, 3 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसके अलावा फिलीपींस भारत के साथ शुद्ध व्यापार में शुद्ध आयातक रहा है। रक्षा सहयोग में ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, ठीक है, ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस क्या है, तो ये भारत और रूस के द्वारा विकसित किए गए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी ब्रह्मोस के बारे में कभी भी डिटेल से आएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस क्या है, एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसकी सीमा पूर्व में फिलीपीन सागर, ठीक है, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और दक्षिण में सेलेबस सागर से लगती है। और इसका जो इसमें लगभग 7641 द्वीप हैं, जिसमें लुजोन और मिडानाओ सबसे बड़े द्वीप है। और जो इसकी राजधानी मनीला है वो लुजोन द्वीप पर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मिडानो द्वीप पर अगर बात करें तो मिडानो द्वीप पर माउंट एपो सबसे ऊंची चोटी है और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एपो ये कौन से देश में, फिलीपींस में, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलीपींस में वर्ष भर उच्च तापमान, ये तो कब नहीं है। फिलीपींस को विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। फिलीपींस भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसमें क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। और बात करें तो मेओन, हाल ही में मेओन, ताल, माउंट पिनाताबो, ये सब क्या बोलते हैं, यहाँ के एक्टिव वोल्केनो हैं, माउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है, तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा नहीं है, उसके बाद में चीन, भारत और जापान, अमेरिका भी नहीं है।
ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नहीं है। अगला क्वेश्चन है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों में देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आसियान। ठीक है, तो RCEP वाला जो क्या बोलते हैं समूह है उसको किस क्या नाम बोला जाता है, आसियान नाम से बोला जाता है। ये सारे यूपीएससी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आ रखा है शीतयुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्व नीति और आर्थिक सामरिक आयामक का मूल्यांकन कीजिए। चलिए, गेहूं और चावल के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम, अगर इसकी बात करें तो भारतीय खाद्य निगम, ओपन मार्केट तेल स्कीम, गेहूं चावल, ये सारी चीज़ों की इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या न्यूज़ है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम जो FCI है द्वारा मात्रा प्रतिबंधित और ओपन मार्केट सेल स्कीम में राज्यों की भागीदारी से इनकार की प्रतिक्रिया में राज्य गेहूं तथा चावल के खरीदने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहे हैं। अब ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है, OMSSACA FCI द्वारा खुले बाजार में केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न मुख्य रूप से गेहूं और चावल की बिक्री सुविधा के लिए कार्यान्वित एक प्रोग्राम है। उसका उद्देश्य क्या है, बुआई और कटाई के बीच के मौसम के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि करना, ओपन मार्केट की कीमतों का और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न की बिक्री की सुविधा प्रदान करना। कार्यान्वयन और प्रक्रिया, पूर्व निर्धारित कीमतों पर निर्दिष्ट मात्रा में खाद्यान्न खरीदने के लिए व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं और खुदरा श्रृंखलाओं के लिए FCI ई नीलामी। ये याद रखना, राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरण के लिए OMSS के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देना। नेशनल कमोडिटी एंड डायरेक्टिव एक्सचेंज लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर OMSS के लिए साप्ताहिक गेहूं की नीलामी आयोजित करना। NCDEX एक भारत में कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे कि बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म है ना, जैसे सेंसेक्स हो गया, तो इस तरीके से एक NCDEX है जो विभिन्न कृषि और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए एक मंच प्रदर्शित करता है। अब हाल ही में संशोधित OMSS प्रतिबंध क्या है, तो ये है OMSS में हाल ही में एक संशोधन किया गया जिससे एक बोलीदाता द्वारा एक बोली में खरीदी जा सकने वाली मात्रा को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूर्व में अधिकतम मात्रा 3000 मीट्रिक टन थी, अब कितनी हो गई है, 10 से 100 मीट्रिक टन। इस परिवर्तन का उद्देश्य छोटे तथा सीमांत खरीदारों को समायोजित करके व्यापार की भागीदारी में वृद्धि करना है। ठीक है, छोटे खरीदारों से प्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रोत्साहित करने संशोधित OMSS खुदरा, ये सारी चीजें इसमें की गई है। अब आते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें, भारतीय खाद्य निगम के बारे में अगर हम बात करें तो है FCI वर्ष 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के तहत वर्ष 1965 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनाज विशेषकर गेहूं की भारी कमी की पृष्ठभूमि में की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम 1964 के नियम के तहत 1965 में क्या बना, ये एक वैधानिक निकाय बना। ठीक है, अनाज की बिक्री के लिए क्या बोलते हैं, इसकी की गई थी विशेषकर गेहूं के लिए। ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करना, बफर स्टॉक भी ये रखता है, PDS के लिए भी ये जिम्मेदार उत्तरदायी है। ठीक है, और ये ई नीलामी ऐसी चीज़ों का भी करता है। अब MCQ की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के दिन बनाए गए उपबंधों पर विचार करिए, कौन सा सही है ये बताना। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हैं। परिवार में 18 वर्ष या उससे सबसे अधिक महिला वाली राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान 6 महीने की बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ओनली B, बिकॉज फर्स्ट तो गलत है क्योंकि इसमें BPL नहीं, इसमें APL वाले भी आते हैं। उसके अलावा गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान 6 महीने के तक, तो ऐसा कोई इसमें प्रोविज़न नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। और ये कि मेंस का क्वेश्चन भी आया था। तो इसी के साथ में आज जो 3 जुलाई है उसका करंट अफेयर्स का मेन वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। देखो इस चैनल पर डेली आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, मैं आपको उनकी लिस्ट बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को मिलेगी डेली जो मेंस पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स आती है, प्री प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एक डेली एडिटोरियल का वीडियो आपको मिलेगा और इसके अलावा एक आपको मिलेगा प्रीलिम्स फैक्ट नाम से। डेली के प्रीलिम्स फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगी। इसके अलावा एक एनसीईआरटी के
का भी इसमें प्लानिंग है कि एनसीईआरटी भी यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।